नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच नामक यूट्यूब चैनल इस वीडियो में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हम इस क्लास में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के पाठ्यक्रम के अनुसार 12वीं कक्षा जो है उनमें अनिवार्य हिंदी सृजन के 14वें अध्याय, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठेले पर हिमालय नामक निबंध का अध्ययन करेंगे और जिनके लेखक धर्मवीर भारती है। और दूसरी बात, इस निबंध का अध्ययन करने से पहले हम इसका पाठ परिचय देखेंगे और फिर मूल पाठ का अध्ययन करेंगे और उनमें जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे छोटे छोटे बिंदु हैं जहाँ से हमारे परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। तो इन सारी चीज़ों की हम समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले जो पाठ है ठेले पर हिमालय, इसका पाठ परिचय देखते हैं। पाठ परिचय में आप देख लीजिए, प्रस्तुत निबंध, इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि ठेले पर हिमालय जो है, प्रश्न पूछा जाता है कि साहित्य की किस विधा की कृति है, तो निबंध है। ठेले पर हिमालय में लेखक ने कौशानी के पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय की प्राकृतिक छटा, शांति, स्तब्धता और बर्फीली चोटियों के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। कहाँ के? कौशानी का पर्वतीय क्षेत्र। सोमेश्वर की घाटी में बसा कौशानी हमें स्विट्जरलैंड का आभास करवाता है, यानी कि कौशानी को स्विट्जरलैंड की उपमा इसमें दी गई है। ठेले पर लदी बर्फ़ की सिलियाँ देखकर कवि के स्मृति पटल में वो कौशानी का स्वर्णिम सौंदर्य जो है वो सजीव उठता है कि लेखक अपने मित्र के साथ ठेले पर जाकर के देखता है तो वहाँ पर बर्फ़ की ठेलियाँ पड़ी है और इसलिए उनको एक शीर्षक सूझता है और जिसका नाम ठेले पर हिमालय दिया जाता है, जिसमें बादलों के बीच नीले आकाश की चांदनी भरी रातें, केसर में होती घाटी की संध्या और बर्फानी दिवस समस्त साप ताप संघर्ष और अंतर्द्वंद से मुक्त करने वाले होते हैं। और निबंध को पढ़ते हुए पाठक के चित्त में यह सौंदर्य प्रत्यक्ष मूर्तिमान हो उठता है। ये पाठ परिचय। अब चलिए हम देखते हैं मूल पाठ में क्या है, जिसकी हम एक एक बिंदुवार चर्चा करने वाले हैं। ठेले पर हिमालय खासा दिलचस्प शीर्षक है ना, और यकीन कीजिए इसे बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बैठाए मिल गया, यानी कि ये नाम यकायक मिल गया। अभी कल की बात है, एक पान की दुकान पर मैं अपने एक गुरुजन उपन्यासकार मित्र के साथ खड़ा था। कौन? गुरुजन उपन्यासकार मित्र। और ठेले पर बर्फ़ की सिले लादे हुए बर्फ़ वाला आया। ठंडे चिकने चमकते बर्फ़ से भाप उड़ रही थी। मेरे मित्र का जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे क्षण भर उस बर्फ़ को देखते रहे, उड़ती हुई भाप में खोए रहे और खोए खोए से ही बोले, यही बर्फ़ तो हिमालय की शोभा है। और तत्काल शीर्षक मेरे मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। पर आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नए कवि हों तो भाई इसे ले जाएं और इस शीर्षक पर 200-300 पंक्तियाँ बेडोल बेतुकी लिख डालें। शीर्षक मौजू है। आगे देखिए, और एक नई कविता से नाराज हों, सुललित गीतकार हो तो भी गुंजाइश है, इस बर्फ़ को डांटें, उतर आओ। ऊंचे शिखर पर बंदरों की तरह क्यों चढ़े बैठे हो ओ नए कवियों, ठेले पर लदो पान की दुकानों पर बिको। यहाँ लेखक का कहने का आशय ये है कि जो नए कवि है या नव उन्मेषकालीन कवि है, उनको जो मूल शीर्षक रखना चाहिए वो हमारे जनजीवन या हमारे आसपास के परिवेश से संबंधित होना चाहिए। जैसा कि इस निबंध का शीर्षक ठेले पर हिमालय,
यकायक ठेले पर बर्फ़ लदी होने के कारण उसका नाम रख दिया जाता है। ये तमाम बातें उसी समय मेरे मन में आई और मैंने अपने गुरुजन मित्र को बताई। वे हंसे भी, पर मुझे लगा कि वह बर्फ़ कहीं उनके मन को खरोंच गई है। और ईमान की बात यह है कि जिसने 50 मील दूर से भी बादलों के बीच नीले आकाश में हिमालय की शिखर रेखा को चांद तारों से बात करते देखा है, चांदनी में उजली बर्फ़ की धुंधली हल्के नीले जाल में दूधिया समुद्र की तरह मचलते और जगमगाते देखा है, उसके मन पर हिमालय की बर्फ़ एक ऐसी खरोंच छोड़ जाती है जो हर बार याद आने पर पिरा उठती है। मैं जानता हूँ क्योंकि ये बर्फ़ मैंने भी देखी है। यानी कि हिमालय की जो बर्फ़ है उसकी जो शोभा है या उसका जो प्राकृतिक रूप है, प्राकृतिक छटा है, उसकी चर्चा या यूँ समझें कि वो अनिर्वचनीय है। उनके बारे में हम ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकते, वर्णनातीत है। सच तो यह है कि सिर्फ बर्फ़ को बहुत निकट से देख पाने के लिए ही हम लोग कौसानी गए थे। इसीलिए तो गए थे कौसानी लेखक द्वय। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से मजकाली के भयानक मोड़ों को पार करते हुए कोसी एक नदी का नाम है, जीके में हम पढ़ते हैं, जिनको बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी से एक सड़क अल्मोड़े चली जाती है, दूसरी कौसानी। कितना कष्टप्रद, कितना सूखा और कितना कुरूप है वह रास्ता। पानी का कहीं नाम निशान नहीं, सूखे भूरे पहाड़, हरियाली का नाम नहीं। यानी कि वहाँ के रास्ते का जिक्र है। ढालों को काट कर बनाए हुए टेढ़े मेढ़े रास्ते पर अल्मोड़े का एक नौसिखिया और लापरवाह ड्राइवर, जिसने बस के तमाम मुसाफिरों की ऐसी हालत कर दी कि जब हम कोसी पहुँचे तो सभी के चेहरे पीले पड़ चुके थे। आज से स्पष्ट है कि एक तो जो ड्राइवर था वो नौसिखिया था, और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कोसाने वाला रास्ता था वो भी कष्टप्रद था, अर्थात उबड़ खाबड़ था। कौसानी जाने वाले सिर्फ हम दो थे, वहाँ उतर गए। बस अल्मोड़े चली गई। सामने के एक टीन के शेड में काठ की बेंच पर बैठकर हम वक्त काटते रहे। तबीयत सुस्त थी और मौसम में उमस थी। 2 घंटे बाद दूसरी लॉरी आकर रुकी और जब उसमें से प्रसन्न बदल शुक्ल जी को उतरते देखा तो हम लोगों की जान में जान आई। यानी कि उनके मित्र जो वहाँ उन्हें मिलते हैं, उनका नाम क्या है? प्रसन्न बदन शुक्ल। फिर आगे देखिए, शुक्ल जी जैसा सफ़र का साथी पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है। उन्होंने हमें कौसानी आने का उत्साह दिलाया था और खुद तो कभी उनके चेहरे पर थकान या सुस्ती दिखी ही नहीं, पर उन्हें देखते ही हमारी भी सारी थकान काफूर हो गई या काफूर हो जाया करती थी। काफूर हो जाना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है गायब हो जाना। फिर आप आगे देखिएगा, पर शुक्ल जी के साथ ये नई मूर्ति कौन है? लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा, एमिल जोड़ी सी दाढ़ी, ढीला ढाला पतलून, कंधे पर पड़ी हुई ऊनी जारकिन, बगल में लटकता हुआ जाने थर्मस या कैमरा या बाइनाक्यूलर दूरबीन को कहा जाता है, और खासी अटपटी चाल थी जो प्रसन्न बदन शुक्ल के साथ एक साथी चल रहा था। यह पतला दुबला मुझ जैसा ही शीकिया शरीर और उस पर आपको झूमते हुए आना, मेरे चेहरे पर निरंतर घनी होती हुई उत्सुकता को ताड़कर शुक्ल जी ने कहा, हमारे शहर के मशहूर चित्रकार है श्री सेन। क्या नाम है? जो ऊपर जिक्र किया गया है, ऊपर जो विशेषण प्रयुक्त हुए हैं वो मशहूर चित्रकार सेन के संबंध में है। अकादमी से इनकी कृतियों पर पुरस्कार मिला है।
उसी रुपये से घूमकर छुट्टियां बिता रही है। थोड़ी ही देर में हम लोगों के साथ सैन घुल मिल गया। कितना मीठा था हृदय से वह। वैसे उससे कर्तव्य आगे चलकर देखने में आए, यानी कि वो भी प्रसन्न बदन शुक्ल की तरह मिलनसार और हंसी स्वभाव वाला या खुश मिजाज की प्रकृति उनकी थी। आगे देखिए, कोशी से बस चली तो रास्ते का सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोशी, किनारे के छोटे छोटे सुंदर गांव और हरे मखमगली जो खेत, कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। एक के बाद एक स्टेशन पड़ते थे, छोटे छोटे पहाड़ी डाक खाने, चाय की दुकानें और कभी कभी कोशी या उसमें गिरने वाली नदी नालों पर बने हुए पुल जो वहाँ पर रास्ते में दृष्टिपात या दृष्टिगत होते थे। कहीं कहीं सड़क निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती थी। टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे रेंगती हुई कंकरीली पीठ वाले अजगर सी सड़क पर धीरे धीरे बस चली जा रही थी। रास्ता सुहावना था और उस थकावट के बाद उसका सुहावनापन भी हमें तंद्रा आलस बना रहा था। पर ज्यों ज्यों बस आगे बढ़ रही थी, हमारे मन में एक अजीब सी निराशा छाती जा रही थी। अब तो हम लोग कोसानी के नज़दीक हैं। कोशी से 18 मील चले आए और कोसानी अब कितनी दूर है? 6 मील। इसका मतलब कोसानी कुल कितनी दूर हो गई? कोशी और कोसानी 24 मील। ठीक है, आगे देखिए। पर कहाँ गया वह अतुलित सौंदर्य, वह जादू जो कोसानी के बारे में सुना जाता है, यानी कि कोसानी का जो बखान किया गया है, कोसानी का चित्रण किया गया है, जो 6 मील पहले नहीं बता पड़ता है। आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कोसानी ने अधिक मोह है। गांधी जी ने यही अनासक्ति योग लिखा था, कहाँ पर? कोसानी में। और कहा था कि स्विट्ज़रलैंड का आवास भी कोसानी में ही होता है। ऐसा महात्मा गांधी, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है, बताते हैं कि नदी, घाटी, खेत, गांव सुंदर है, किंतु इतनी प्रशंसा के योग्य तो नहीं है। हम कभी कभी अपनी सबसे शुक्ल जी से व्यक्त भी करने लगते, और ज्यों ज्यों कोसानी नज़दीक आता गया त्यों त्यों अधैर्य, फिर असंतोष और अंत में क्षोभ तो हमारे चेहरे पर झलक गया। और फिर आप देखें शुक्ल जी की क्या प्रतिक्रिया थी। हमारी इन भावनाओं पर यह स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि वे बिल्कुल चुप थे। सहसा बस ने एक बहुत लंबा मोड़ लिया और ढाल पर चढ़ने लगी। इस तरह से कोसानी के पास में पहुंचते वक्त लेखक और अन्य साथियों के मन में किस प्रकार के विचार उद्वेलित होते हैं, इसका जिक्र ठेले पर हिमालय नामक निबंध में धर्मवीर भारती कर रहे हैं। सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है, उस पर बिल्कुल शिखर पर कोसानी बसा हुआ है। कोसानी से दूसरी ओर फिर ढाल शुरू हो जाती है। कोसानी के अड्डे पर जाकर बस रुकी। छोटा सा बिल्कुल उजड़ा सा गांव और बर्फ़ का तो कहीं नाम निशान नहीं। ये जिक्र कोसानी के बारे में है। बिल्कुल ठगे गए हम लोग। कितना खिन्न था मैं। अन्न खाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तब्ध खड़ा रह गया। कितना अपार सौंदर्य बिखरा था सामने की घाटी में। इस कोसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में यह जो कल्यूर की रंग बिरंगी घाटी छिपा रखी है, इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे। 50 मील चौड़ी यह घाटी, हरी मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की शिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, जिनके किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार और इधर से उधर आकर आपस में उलझा जाने वाली बेलों सी लड़ियाँ या बेलों की लड़ियों सी नदियाँ। यानी कि कोसानी का जो जिक्र या कोसानी की जो दर हकीकत की बात करें तो लेखक अब कर रही है। मन में बेशकता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर कलाई में लपेट लूं, आँखों से लगा लूं। अकस्मात हम
एक दूसरे लोक में चले आए थे। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक लगा। इस धरती पर तो जूते उतार कर पाँव पहुँच कर आगे बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे मेरी निगाहों में इस घाटी को पार किया और जहाँ ये हरे खेत और नदियाँ और वन क्षितिज के धुंधलेपन में नीले कोहरे में धुल जाते थे, वहाँ पर कुछ छोटे पर्वतों का आभास अनुभव किया गया। उसके बाद बादल थे और फिर कुछ नहीं। यानी कि जो कौसानी है, या फिर यूँ समझें कि कौसानी का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, प्राकृतिक छटा है, निश्चित रूप से अनुपम थी। यानी कि जो दृश्य है वो अलौकिक था, जिनके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते। फिर आप आगे देखिए। कुछ देर उन बादलों में निगाह भटकती रही कि अकस्मात फिर एक हल्का सा विस्मय का धक्का मन को लगा। इन धीरे धीरे खिसकते हुए बादलों में ये कौन चीज़ है जो अटल है? ये छोटा सा बादल के टुकड़े सा, और कैसा अजब रंग है इसका, न सफ़ेद न रूपला न हल्का नीला, पर तीनों का आभास देता हुआ। यानी कि हर प्रत्येक रंग तो नहीं है, लेकिन प्रत्येक रंग का उसमें आभास या प्रतीति हो जाती है। यह है क्या? बर्फ़ तो नहीं है? हाँ जी, बर्फ़ नहीं है तो क्या है? अकस्मात बिजली सा ये विचार मन में कौंधा कि इसी घाटी के पार वह नग अधिराज पर्वत सम्राट हिमालय है और इन बादलों ने उसे ढांक रखा है। वैसे वह क्या सामने है? उसका एक कोई छोटा सा बाल स्वभाव वाला शिखर बादलों की खिड़की से झांक रहा है। बादलों की खिड़की से कौन झांक रहा है? शिखर या चोटी। या आरपीएससी स्कूल लेक्चर या आरपीएससी सीनियर टीचर के एग्ज़ाम होते हैं, इनमें हल्के से बारीक प्रश्न पूछे जाते हैं कि खिड़की से कौन झांक रहा था, या कौन बादलों की खिड़की से झांक रहा है। तो शिखर या चोटी। मैं हर अतिरेक से चीख उठा, बर्फ़, वह देखूं। शुक्ल जी, सेन सभी ने देखा, पर अकस्मात वह फिर लुप्त हो गया। लगा उसे बाल शिखर जान किसी ने अंदर खींच लिया। खिड़की से झांक रहा है, कहीं गिर ना पड़े। पर उस एक क्षण के हिम दर्शन ने हमें जाने क्या भर दिया। सारी खिन्नता, निराशा, थकावट सब छूमंत्र हो गई, अर्थात गायब हो गई। क्योंकि इस प्रकार का अलौकिक दृश्य जो देखा, हम सब आकुल हो उठे, विकल हो उठे। अभी ये बादल छंट जाएंगे और फिर हिमालय हमारे सामने खड़ा होगा, निरावृत, यानी कि खुला। असीम सौंदर्य राशि हमारे सामने अभी अभी अपना घूंघट धीरे से खिसका देगी। और तब सचमुच मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। शुक्ल जी शांत थे, केवल मेरी ओर देखकर कभी कभी मुस्कुरा देते थे, जिसका अभिप्राय था इतने अधीर थे, कौसानी आया भी नहीं और मुंह लटका लिया। अब समझे यहाँ का जादू। डाक बंगले के खान सामे ने बताया कि आप लोग बड़े खुशकिस्मत हैं। यानी कि डाक बंगले में ये लोग जाते हैं तो वहाँ पर बताया जाता है कि 14 टूरिस्ट आकर हफ्ते भर पड़ रहे, बर्फ़ नहीं दिखी। आज तो आपके आते ही आसार खुलने के हो रहे हैं। यानी कि ये आप खुशकिस्मत है, यानी कि सौभाग्यशाली है कि बर्फ़ के दर्शन आपको होंगे, या नगाधिराज पर्वतराज हिमालय के दर्शन होंगे। सामान रख दिया गया, पर सभी बिना चाय पिए सामने के बरामदे में बैठे रहे और एकटक सामने देखते रहे। बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे और एक एक कर नए नए शिखरों की हिम रेखाएं अनावृत हो रही थी और फिर सब खुल गया। बाईं ओर से शुरू होकर दाईं और गहरे शून्य में धंसती जाती हुई हिम शिखरों की उबड़ खाबड़ रहस्यमयी रोमांचक श्रृंखला। हमारे मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी, ये अगर बता पाता तो ये खरोंच, ये पीरी क्यों रह गई होती। यानी कि इस प्रकार की कोई तकलीफ भी नहीं रहती। सिर्फ एक धुंधला सा संवेदन इसका अवस्था था कि जैसे बर्फ़ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है, वैसे ही हिमालय की शीतलता
माथे को छू रही है और सारे संघर्ष, सारे अंतर्द्वंद्व, सारे ताप जैसे नष्ट हो रहे हैं। क्यों? पुराने साधनों ने या पुराने साधकों ने दैहिक, देविक और भौतिक कष्टों को ताप का था और उसे शमित करने के लिए वे क्यों हिमालय जाते थे, ये पहली बार समझ में आ रहा था। यानी कि हमारे जो 3 कष्ट दैहिक, देविक और भौतिक बताए गए हैं, उनका शमन करने के लिए प्राचीन काल में ऋषि और मनीषी हिमालय की शरण लेते थे, जहाँ पर ताप त्रय का भी शमन हो जाता है। और अकस्मात एक दूसरा तथ्य मेरे मन में या मेरे मन के क्षितिज पर उदय हुआ। कितनी कितनी पुरानी है ये हिम राशि, जाने किस आदिम काल से यह शाश्वत अविनाशी हिम इन शिखरों पर जमा हुआ है। और कुछ विदेशियों ने इस हिमालय की बर्फ़ को क्या कहा है? चिरंतन हिम या एटर्नल स्नो, यानी कि स्थायी रूप से रहने वाली बर्फ़, जिनको चिरंतन हिम या फिर एटर्नल स्नो कहा है। सूरज ढल रहा था और सुदूर शिखरों पर दर्रे, ग्लेशियर, ढाल और घाटियों का क्षीण आभास मिलने लगा था। आतंकित मन से मैंने यह सोचा था कि पता नहीं इन पर कभी मनुष्य का चरण पड़ा भी है या नहीं, या अनंत काल से इन सूने बर्फ ढके दर्रों में सिर्फ बर्फ के अंदर हू हू करते हुए बहते हैं। ऐसा लेखक के मन में विचार आता है या लेखक के मन में उठने वाले विचार है। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे ग्लेशियरों में पिघली केसर बहने लगी। बर्फ़ कमल के लाल फूलों में बदलने लगी। घाटियाँ गहरी पीली हो गई। अंधेरा होने लगा तो हम उठे और मुंह हाथ धोने और चाय पीने में लगे, पर सब चुपचाप थे, गुमसुम, जैसे सबका कुछ छिन गया हो, या शायद सबको कुछ ऐसा मिल गया हो जिसके अंदर ही अंदर सहेजने में सब आत्मलीन हो या अपने में डूब गए हो। यानी कि एक प्रकार से मग्न हो गए, यानी कि अपनी मस्ती में सब लोग डूब गए। थोड़ी देर में चांद निकला और हम फिर बाहर निकले। इस बार सब शांत था, जैसे हिम सो रहा हो। मैं थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींच कर बैठ गया। ये मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया है? इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा। और ये मेरा मन है कि एक कविता तो दूर, एक पंक्ति, हाय, एक शब्द भी तो नहीं जानता। यह जो लेखक है इस प्रकार की बात करके ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिमालय का जो सौंदर्य है उसके बारे में हम कुछ भी वर्णन नहीं कर सकते। यानी कि हिमालय का जो सौंदर्य है वो अपरिमित है, अनिर्वचनीय है। पर कुछ नहीं, ये सब कितना छोटा लग रहा है इस सम्राट के समक्ष। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छंट रहे हैं। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों को ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा ये हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझ छोटे भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित भी कर रहा है, स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। यानी कि जो नए कवि है उनके लिए एक प्रकार से प्रेरणा का संचार भी अगर कहीं मिलता है तो हिम शिखर या नगाधिराज पर्वत सम्राट हिमालय प्रेरणा देता है। और सहसा सन्नाटा तोड़कर सैन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गई और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में छलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सैन, जो चित्रकार है, बच्चों की तरह चंचल है और चिड़ियों की तरह चहकता हुआ है। बोला, भाई साहब, हम तो वंडर स्ट्रक्ट है कि ये भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगा। पूछा गया तो बोला, हम नए पर्सपेक्टिव से हिमालय देखेगा। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई की अति आधुनिक चित्रशैली से थोड़ा नाराज है और कहने लगा,
और सब जीनियस लोग शीर का बाल खड़ा होकर दुनिया को देखता है, इसी से हम भी शीर का बल हिमालय देखता है। यानी कि इस तरह से नज़रिया या नवीन चित्रकला या नूतन चित्र शैली के बारे में या उसका हिमायती होने के कारण इसी प्रकार की एटीट्यूड को भी श्री सेन नामक चित्रकार करते हैं। दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे, जहाँ गोमती बहती है। गोमती की उज्जवल जल राशि में हिमालय की बर्फीली चोटियों की छाया तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों पर कब पहुँचूं, पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भर कर बेटा उसमें डूबा रहा। आज भी उसकी याद आती है तो मन पिरा उठता है। कल ठेले के बर्फ़ को देखकर वे मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ। और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को बुलाने का ही बहाना है। वे बर्फ़ की ऊंचाइयाँ बार बार बुलाती हैं, इनवाइट करती हैं, और हम है कि चौराहों पर खड़े ठेले पर लद कर निकलने वाली बर्फ़ को ही देखकर मन बहला देते हैं। किसी ऐसे ही क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने नहीं कहा था, कब हूँ कहूँ यही रही नहीं रहूँगा। मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय के किसी के साथ संदेशा भेज दूं। नहीं बंधु, आऊँगा मैं, फिर लौट लौट कर वहीं आऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है, वहीं मन रमता है। मैं करूं तो क्या करूं। इस तरह से ठेले पर हिमालय नामक निबंध जिनकी हमने चर्चा करी, मैं समझता हूं आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो यकीनन कुछ ना कुछ आपको समझ में आया है। और पूरा वीडियो देखें, इसके अलावा किताब को पढ़ें, अन्य टेक्स्ट बुक पढ़ें, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और अच्छे से अच्छे तरीके से इसको कर सकें, जिससे उठने वाले तमाम सवाल आप कर सकें। इसके साथ ही आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।